हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर विद स्टैटिक्स इंडियन एक्सप्रेस में हम अपने कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं जो बिलोंग करते हैं स्टैटिक्स पार्ट का। हमारा जो है कि करंट अफेयर्स में आ रहा है। ऐसा क्यों है ये हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अभी 18th लोकसभा का इलेक्शन संपन्न हुआ है। उसमें एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट बनी है और थर्ड टाइम जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी बने हैं। और ऐसा नहीं है कि ये थर्ड टाइम पहले व्यक्ति हैं जो कि भारत के कंटिन्यूली बने हैं, ये पहले भी लोग बने हैं। आइए आज हम बात करेंगे उन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से सवाल किए जाते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम हम इस चीज़ को कंसीडर भी करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट होती है। अभी हाल ही में आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 16 जून को। उसमें पॉलिटी के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो आपके करंट अफेयर या कॉन्टेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड थे, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने उस डायमेंशन को पूरा करें। मैं अपनी सी एस सेंटर दिल्ली की वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, बट इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि हमने जो पिछले 8 से 10 महीने में सिलेबस कवर किया था या जो भी हमने पढ़ा था उनमें से 40-45 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जो कोऑपरेटिव मतलब जो एस सी आर का होता है, इस तरह से जिसको बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। उस पर भी सवाल किया था। उसके बाद मैपिंग की हमने नॉर्थ सी के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमेशा हम बात करते आइसोबार आइसोथर्मल को लेकर के, ठीक है, आइसोबार आइसोथर्मल को लेकर के। तो इस चीज़ को कंसीडर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो नहीं, सही है। जो है वैसे ही रहने देना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल आर्टिकल्स आए हुए हैं। देखिए यूपीएससी की अगर हम बात करें या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम स्टेट पीसीएस और आईएएस की अगर हम बात करें, तो उसमें दरअसल होता ये है कि आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स कुछ इस तरह से होते हैं कि नए स्टूडेंट्स उस चीज़ को ग्रिप नहीं कर पाते हैं। कि उनको ग्रिप करने का मतलब ये होता है कि वो करंट अफेयर्स को अलग रास्ते से पढ़ते हैं और स्टैटिक्स को अलग करते हैं, और वो डबल मेहनत करते हैं। डबल मेहनत मतलब कि वही स्टैटिक्स अलग से 2 घंटे दे रहे हैं और करंट अफेयर्स को भी 20 मिनट दे रहे हैं अलग से। दूसरी चीज़ है उसको रिवाइज अलग तरीके से कर रहे हैं, इसको अलग बुक से कर रहे हैं। तो उसमें डबल मेहनत होती है और होता कुछ नहीं है, बस टाइम और मनी का वेस्ट होता है। तो सी एस सेंटर ले जो हमने इस्टेब्लिश किया, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव दोस्तों यही था कि हम जितने लोग हैं, अब या फिर मैं अपना पर्सनल बात करूँ, उस चीज़ को मैंने सीखने में बहुत टाइम वेस्ट किया। जो मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ही दिन के अंदर लर्न करा दे या फिर आपको बता दे। और यह भी चीज़ होती है कि चीज़ों को हमें लर्न करना चाहिए डे बाय डे। डेडिकेशन कंटिन्यूसली के साथ होना चाहिए और एक ही दिन हाइक होकर के फिर डाउन साइड में नहीं जाना चाहिए। और स्टैटिक्स पार्ट को अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया है, फिर उसको आप अगर न्यूज़पेपर से लिंक करेंगे तो न्यूज़पेपर बहुत आसान होता है। जो लोग कहते हैं कि 2 से ढाई घंटे मुझे लग जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, बिल्कुल सही में आपको 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल ऐसा लग सकता है। लेकिन आप जब अच्छे से बेसिक चीज़ों को कवर कर लेंगे, आप न्यूज़पेपर को ही पढ़ेंगे लेकिन आपको स्टैटिक्स पार्ट का समझ में आएगा। सपोज करिए आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं। आरबीआई के बारे में ऐसा पूछा गया कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट या फिर इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा, उसमें बदलाव कभी नहीं किया। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज द two things. One thing is economic growth and the second thing is controlling the inflation. Both are the crucial for the economic development या economic growth के point of view से important होता है। तो हमने इसमें किया, बट हमारे दिमाग में ये आएगा अच्छा आरबीआई के का इस्टेब्लिशमेंट 1934 में अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 35 में किया गया। 49 में नेशनलाइज किया गया और उसके गवर्नर अपॉइंट होते हैं। का काम दो होता है और तीन मेजर ऐसे एक्ट हैं, हालांकि बहुत से एक्ट्स हैं। तीन मेजर एक्ट्स ऐसे हैं जो कि यह कह सकते हैं हम
कि उनका आरबीआई उसको 90% वर्क करता है इसी के आधार पे। जैसे आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 है, एंड थर्ड आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है, जिसमें नेशनल पेमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। वो जो आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वैप करते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन का जो करते हैं, 2010 में अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया। आप ये कहेंगे कि मैं बिना देखे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बोलते चला जा रहा हूँ। तो मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत तेज मार्क हाँ, या फिर मैं एक बार पढ़ लिया फिर मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। पिछले 20 साल में मैंने यही किया है, तो इतना तो बनता है कि चीज़ों को ओरली आपको मैं बता सकूं, और कोई नई चीज़ आती तो वन टाइम हम उसको रीड करें और हमें पता हो कि हम किस चीज़ को हमें पकड़ना है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें बात करनी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, उसमें कुछ चेंजेस अगर हो, क्योंकि इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2016 में किया गया अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंडमेंट करके आज ए फाइनेंस बिल। दैट्स ऑल, हम इतना बात कर लें। पॉलिटी के लिए हमने कह दिया प्रोटेम स्पीकर कौन बना है इस बार, अभी लोकसभा स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ है और उसमें ओम बिरला को फिर से बनाया गया, ये सभी चीज़ें हम बात करेंगे। तो उसमें ये हमें देखना है कि इस साल जो इलेक्शन हुआ है स्पीकर का, ये आपका कुछ अलग रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक 2024 का तीसरी बार एक यूनिक इलेक्शन हुआ है। यूनिक इलेक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि अभी तक जितने भी स्पीकर को इलेक्शन होता था उसमें रूलिंग पार्टी के नॉर्मली आते थे, वो बन जाते थे, उसमें कोई अपोजिट नहीं करता था। लेकिन 2024 का ये तीसरा इंसिडेंट ऐसा था आज़ादी के बाद का कि उसमें अपोजिशन का भी एक मेंबर जो है कि उसमें अपोजिट में खड़ा हुआ फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा का। तो प्रीलियम्स में पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है कि कौन था लीडर ऑफ अपोजिशन या इंडिया ब्लॉक से एज ए कैंडिडेट फॉर द स्पीकर द लोकसभा का, तो वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रोटेम स्पीकर इस साल किसको बनाया गया? तो ये तो इस करंट अफेयर्स है, बट प्रोटेम स्पीकर का काम क्या, पॉइंट कौन करता है, टर्म कंडीशन कौन कैसे डिफाइन करता है, इस चीज़ को लेकर आइए हम पॉइंट टू पॉइंट वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेके कि कैसे हमें करना है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ न्यूज़ में डिस्कस करूँगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो पूरे पेपर मैच वो मचा रखे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में लेके पहला इंटरनेशनल न्यूज को देखिए। यहाँ पे कह रहा है काओस केनिया में। केनिया हमें पता होना चाहिए किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। सभी को पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है केनिया। दूसरी चीज़, वहाँ पे क्यों ऐसा देखने को मिला, तो उसमें अभी एक टैक्स बिल लाई गई थी, और टैक्स बिल में एक बोला गया था कि हम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे बाई द टैक्स को बढ़ा करके। ठीक है, टैक्स को बढ़ा करके, और उस वजह से कुछ और भी फैक्टर्स थे जो कि आपका केनिया में अब इस तरह से लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे आ गए। अब हम उस चीज़ को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर रीजन थे कि जो केनिया में प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। सबसे पहले देखिए, कोविड-19 की वजह से जो पेंडेमिक हुआ था उससे वहाँ की जो इकोनॉमिक्स थी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। बड़ी बड़ी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, तो केनिया किस खेत की मूली है। दूसरी चीज़, यूक्रेन वार की वजह से, यूक्रेन रशिया के बीच में वार चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो फूड सप्लाई है, खाद्य आपूर्ति है, वो पूरा नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जो यूक्रेन का बेल्ट है और रसिया का बेल्ट है उसको ब्लैक अर्थ के रूप में हम जानते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक अर्थ। ब्लैक सॉइल नहीं, ब्लैक अर्थ के बारे में। ब्लैक अर्थ, ब्लैक सॉइल, टू डिफरेंट थिंग। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक अर्थ एंड ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल आपका जो ओरिजिन होता है, ये आपका वोल
वोल्केनिक एक्टिविटी से होती है। यह भी है, बट यहाँ पे वीट जो गेहूं का उत्पादन विश्व का अप्रॉक्सीमेटली 60 से लेकर के 75% के आसपास का होता है, और विश्व में 90% के आसपास तक का ये जो है कि आपका वीट को सप्लाई करता है। और इसी प्लेस पे जब यूक्रेन और क्रीमिया के बीच में यूक्रेन प्लस यूक्रेन और रसिया के बीच में वो वार छिड़ गया है, 2020 से ही शायद चल रहा है। और उससे क्या हुआ, जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई मीन्स जो वीट है इसकी सप्लाई पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। लोग जान बचाना मुश्किल है, या फिर खेती करेंगे या फूड की सप्लाई करेंगे, उससे केन्या में प्रॉब्लम आई है। इसके बाद और भी चीज़ें देखेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है, पिछले 2 साल से लगातार वहाँ पे सूखा पड़ा है। पिछले 2 साल से सूखा, जैसे 2000 जो 23 बिका है गया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, रेनफॉल नहीं हो पाए। उससे क्या हुआ कि जो धान की खेती है प्लस और गेहूं की खेती दोनों पे इम्पैक्ट पड़ा था। बट इस साल 2024 में अनुमान लगाया जाता है जो एक खरीफ सीजन है, इसमें कहीं ना कहीं मानसून बहुत अच्छा होगा, बन रहा है। तो देखा। दूसरी नेक्स्ट ये है कि जो केन्या की करेंसी है वो कहीं ना कहीं विश्व की अदर मुद्राओं से कमज़ोर हुई है। डेप्रिसिएशन, मीनिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन इज दैट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिक्रीज दैन कंपेरिजन टू फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन का पॉइंट्स हम यहाँ पे समझेंगे। डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन मीनिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द प्राइस वैल्यू, या फिर प्राइस वैल्यू लिखेंगे। डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज कंपैरिजन टू दैन फॉरेन करेंसी, ठीक है। मीनिंग जैसे इंडिया की रुपीज ये मार्क है और ये डॉलर की तुलना में इसकी वैल्यू कम हो। जैसे ध्यान से समझेंगे तभी इसको समझेंगे, अदरवाइज आपके सर के ऊपर से जाने वाली है ये, जो बहुत टेक्निकल चीज़ है। आप थोड़ा सा धैर्य रख के करिए। अभी इंडिया की करेंसी 50 रुपये में, ठीक है, आपको $1 मिलती थी, बराबर है। लेकिन अब 60 रुपये देंगे तो ये आपको $1, कहने का मतलब आप 10 रुपये और ज़्यादा दे रहे हैं, 10 रुपीज़ मोर देन प्रीवियस। एंड इस वजह से आपकी वैल्यू जो है कि कम है। दूसरी चीज़ एक होता है वर्ड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन मीन्स ये होता है आपका कि वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी इंक्रीज। जैसे अभी 60 रुपये है में $1 मिल रहा है, ठीक है, और आपको फिर 50 रुपये में आपको $1 मिले। ये चक्कर होता है एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का। तो ये कुछ मेजर रीजन थे कि वहाँ से जो कि आपका केनिया में जो है कि ये चीज़ देखने को मिली है। गाजा सफर ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, ये कह रहा है यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ होती है वो कहते हैं लोकेशन ऑफ द गाजा और द मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंटरनेशनल जो आपका न्यूज होती है दरअसल मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गोलन हाइट के बारे में पूछा था, इसके बारे में गोलन हाइट के बारे में पूछा था यूपीएससी ने कि इसका लोकेशन कहाँ, तो उसने ऑप्शंस जो दिए थे बहुत ब्रॉडर दिया था। उसने कहा था वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका या फिर ऐसे करके। तो उसमें वो गोलन हाइट जो थी ये आपका वेस्ट एशिया में पड़ रहा था, जो आपका सीरिया, इजराइल और इराक के वाले एरिया में पड़ जाता है, जेरूसलम वाले एरिया में। तो गाजा की अगर हम बात करें तो ये पैलेस्टाइन का नाम सुना होगा,
और जो इजराइल के बीच में वार चल रहा है फॉर द टू नेशन के पॉइंट ऑफ, पलस्ताइन एक स्टेट नेशन के रूप में अपने आप को मानता है, इजराइल उसको मान्यता नहीं देता है। तो पलस्ताइन का ही दो पार्ट, एक जेरूसलम और एक गाजा स्ट्रेट या गाजा पट्टी पड़ता है, जो आपका मेडिटेरियन सी के पास में पड़ जाता है। मेडिटेरियन सी से लगता है सनाइन पेनिनसुला ऑफ द इजिप्ट से ये लगता है, राइट। मैपिंग, मैपिंग में पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, कभी मैपिंग में आएगा तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आज का टॉपिक है। बिरला सुरेश फॉर द स्पीकर पोस्ट ऑफ एनडीए एंड अपोजिशन फेल्ट रीच द कंसेंस। जब एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें मोदी रिप्रेजेंट करते हैं, अपोजिशन, दोनों के बीच में बात तो ये होती है कि भाई किसको जो है कि स्पीकर बनाया जाए इस साल का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा 2024 18th लोकसभा का। तो अपोजिशन और रूलिंग की पार्टी के बीच में एक सहमति नहीं बन पाती है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन से अपोजिशन के भी नंबर्स ऑफ द एमपी ठीक ठाक स्टेटस में आ गए हैं। बीजेपी का भी थोड़ी सी अकड़ ढीली पड़ी है, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बट गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि 272 प्लस के ऊपर आपको सीट चाहिए, उनका 240 के आसपास है। तो इस वजह से बीजेपी भी थोड़ा सा लेवल में आई है, नहीं बनता है। तो अपोजिशन की तरफ से सुरेश और गवर्नमेंट ऑफ एनडीए की तरफ से ओम बिरला आते हैं, जो ओम बिरला पहले भी जो है कि आपके क्या होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा 17 लोकसभा का होते हैं, उन्हीं को फिर से किया जाता है, तो ये पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब देखिए दो चीज़ें होती है यहाँ पे, अगर मैं आपको देखूं और मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताने की कोशिश करूं कि नहीं कैसे इसको करना है, बात समझ रहे हो, तो आपको पानी देना, आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत होगी। सब्र कैसे रखने की ज़रूरत होगी ये मैं बता रहा हूँ आपको। और से मैं ज़्यादा डीप में थॉरली जाऊँगा, और आपको उतना डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं इसका अलग से आपको मैं लेक्चर बताऊँगा। तो जो इंडिया ब्लॉक या फिर जो अपोजिशन की तरफ से स्पीकर का कैंडिडेट होते हैं, ये होते हैं आपका कोडी कुनिल, कोडी कुनिल। यहाँ पे देखेंगे मैं लिख रहा हूँ, कोडी प्रोनाउंसिएशन करना कैसे, कोडी कुनिल, ठीक है। सुरेश साउथ इंडिया से ये आते हैं, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इनको बनाया गया था अपोजिशन की तरफ से स्पीकर कैंडिडेट, बट नंबर्स ऑफ द एमपी फ्रॉम दिस साइड सुरेश की तरफ से कम थे, इस वजह से ये इलेक्ट नहीं हो पाए। फाइनली ओम बिरला को जो है कि फिर से स्पीकर बनाया गया। बहुत से लोग आपको पढ़ाए होंगे भाई ये बन गए ये बन गए, बट जब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक अलग ओपिनियन लेना पड़ेगा ना आपको। आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, इसमें देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, आपको अलग से बताऊंगा। बट इतना ज़रूर है कि इनका जो इलेक्शन होता है, जो एमपी होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं, किसके, लोकसभा के जो एमपी होते हैं, उन्हीं के बीच में से इनको सेलेक्ट किया जाए। सेलेक्ट करने का मतलब सभी लोगों की मेजोरिटी में, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मीन्स जितने लोग प्रेजेंस हैं उसका सिंपल मेजोरिटी के साथ इनको अप्रूवल मिल जाए, दैट्स ऑल कि वुड बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये जब आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 93 को आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स या स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है, जो पार्लियामेंट के होते हैं, जैसे लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर,
एंड Rajya Sabha for the Rajya Sabha, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज होते कौन है, हमें सभी पता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है चेयरपर्सन, क्योंकि वो मेंबर भी नहीं होता है इसलिए। दूसरी चीज यह होती है कि इनको जो स्पीकर होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है इन द फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा प्रोसीडिंग, राइट। इस चीज को कंसीडर करना है हमें। दूसरी चीज, इंडिया में यह तीसरी बार हुआ है कि स्पीकर के इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन के बाद इनको इलेक्ट किया गया है, नहीं तो पहले सहमति, चलो भाई ठीक है। 3 बार ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी के भी एक कैंडिडेट स्पीकर के लिए होता था, अपोजिशन के पार्टी का भी जो है कि स्पीकर के लिए होता। तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है, कहीं ये डिसाइड नहीं किया गया है स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहाँ से, किस पार्टी से बिलोंग करना चाहिए, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी, पहली चीज। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की, तो वहां पे जो स्पीकर बनता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पहले वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है उस पार्टी से इलेक्शन के बाद रिजाइन दे देता। तो मतलब वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बात नहीं करता, संबंध कोई नहीं रहेगा, रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट भी नहीं लेता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वो अपोजिशन रूलिंग पार्टी से आ सकता है, मेंबरशिप रहेगी, तो इस वजह से उसका डुअल रोल होता है एज ए एमपी और ए स्पीकर। कोई बॉस होता है आपका हाउस का, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ हाउस मतलब पार्लियामेंट का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब लोकसभा का फंक्शनिंग अलग राज्यसभा की अलग चल रही है तब तो भाई लोकसभा का, लेकिन किसी कंडीशन में ज्वाइंट सेटिंग होती है। ज्वाइंट सेटिंग का मतलब ये होता है कि कोई इशू आ जाए, लोकसभा राज्यसभा को एक साथ समन करना पड़े बाय द प्रेसिडेंट। कोई बिल आए उसमें दोनों गवर्नमेंट, दोनों हाउस का असहमति हो रही है, तो प्रेसिडेंट इस झगड़े को निपटाने के लिए दोनों हाउस की एक साथ मीटिंग बुलाएगी और उसको बोला था समन करना बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इसमें जो ज्वाइंट सेटिंग होता है इसका जो चेयर करता है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा का करता है, राइट। इतनी बात हो गई। स्पीकर का टेन्योर नॉर्मली आपका 5 साल का होता है और ये जब तक नई लोकसभा नहीं इलेक्ट होती है तब तक ये काम करता है। नेक्स्ट ये भी होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं 5 साल का टेन्योर होता है इनका, नंबर 1। दूसरा, इनका अपॉइंटमेंट का जो डेट होता है ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। हमने कहा स्पीकर का अभी 3 बार ऐसा हुआ है, 3 बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन का भी कैंडिडेट आया है और आपका रूलिंग पार्टी का भी आया है। ये आपका 1952, 1976 एंड दिस ईयर 2000 ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि 2000 जो अभी 24 का प्रीलिम्स हुआ है उसमें यूपीएससी ने पूछा था हाउ मेनी टाइम ऑफ पारसीमन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कुछ लोग 3 बार, कोई लोग 4 बार लगाए, 4 बार हुआ था। तो ये 3 बार अभी तक हुआ है, इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए, 3 बार ऐसा हुआ। और इस बार का सुरेश जो है वो कि अपोजिशन के कैंडिडेट थे, ये पता होना चाहिए। आगे हम इसको अलग से भी डिस्कस करने वाले हैं। रीनेम ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का, 2 स्टेट मिजोरम एंड नागालैंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग जो करते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स जो होती हैं उनमें से एक यह भी होती है। जैसे 7 सिस्टर स्टेट्स क्या है, ऊपर से आइए और डाउन साइड
अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। सेवन सिस्टर हो गए। सिक्किम नहीं आता सेवन सिस्टर मीन्स। वहाँ के जो नागालैंड और मिजोरम, उन्होंने कहा केंद्र सरकार के ऐसा है कि ये जो मंदिर नामकरण कर रहे हो उसको आप बंद करिए, क्योंकि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोल दिया गया है। रीनेम, नोट करिएगा, यूपीएससी या पीसीएस में सवाल पूछ सकता है कि आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का रीनेम क्या किया गया है। अच्छा, लिख के बताते हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे ही जगह है, मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आयुष्मान आयुष्मान भारत हेल्थ हेल्थ एंड वेलनेस वेलनेस सेंटर, सेंटर को अब अलग कलर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा ना। इसका रीनेम कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए रीनेम क्या किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ओके, क्या नाम बोला गया? आयुष्मान आरोग्य। अब क्वेश्चंस कैसे पूछ देगा कि अभी कह गया कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का रीनेम करके क्या लिखा है, क्या कर दिया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राइट। तो समझिए मंदिर मीन्स टेम्पल, ठीक है। इसको तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के दो स्टेट्स है जो कि काफ़ी अपना, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हर जगह मंदिर मस्जिद ढकेल देंगे तो क्या ही होगा दोस्त। और इसके बाद चलते हैं आगे, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताते हैं। जय श्री राम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, दिस थ्री स्लोगन रेज इन द पार्लियामेंट। आप आसानी से आप बता सकते हो। अब ये हैं बीजेपी के एमपी जो शायद, एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। ये होते हैं एमपी, बीजेपी एमपी अरुण गोविंद, जो रामायण में राम का रोल प्ले करते हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश के भैया हैं। और ये जो है कि अपने आप को अम्बेडकर के पुरोहित मानते हैं, जैसे कुछ दिन मायावती ने कहा। मतलब पुरोहित का मतलब फ्यूचर है, क्योंकि ब्लू कलर पहन रखा है। इनका भी कुछ आज़ाद है नाम है ना, चंद्रशेखर, हाँ आज़ाद, अखिलेश यादव हैं। जय संविधान इनकलाब जिंदाबाद के लोग नारे दे रहे हैं। तो एक तो साफ दिखता है जय जय श्री राम का नारा किसने दिया होगा। तो देखिए ये जो टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी है, उसमें रिलीजियस स्लोगन शुड नॉट बी रेज। ये हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप पब्लिकली ना लेंगे। हाँ, अब हम आते हैं आगे और उसमें बात करेंगे क्या है कैसे है। धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर होते हैं। पूरा है नाम है इनका पुष्कर सिंह धामी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मीटिंग करते हैं न्यू दिल्ली में मंडे को। और ये कहते हैं कि वहाँ के डेवलपमेंट का जो अलग तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। क्या आपको दिक्कत? तो उनसे किया। दूसरा आर्टिकल है एससीओ, हमने पहले भी बात किया था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसकी एनुअल मीटिंग अस्थाना, कजाकिस्तान, अस्थाना
कजाकिस्तान में होने वाली है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाएंगे और इससे पहले ये रसिया के लिए रवाना हुए हैं, ठीक है। और ये मीटिंग जो है कि 3 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई के बीच में ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इटली में विजिट किया था G7 की मीटिंग के अटेंड करने के लिए। क्या होगा, कैसे होगा, ये जब फाइनल मीटिंग हो जाएगी तो हम बात करेंगे उसको लेके। अभी क्या ही बात किया जाए, ठीक है। लेस एक्टिविटी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि स्पेशली इंडिया में नियरली 50% ऐसे इंडियंस हैं जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक रिसर्च के अनुसार, जो कि फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और आपको एक मतलब रिपोर्ट के अनुसार WHO को 150 मिनट से लेकर के 300 मिनट, मतलब ये है कि आपको 3 चौके 3 5 5 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक का एक हफ्ते में आपको एक फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। समझ गए? तो एक एक दिन में आपका कितना 24 घंटे होते हैं, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो वो आपका वो ये हो जाता है 4 250 1500, मतलब डेली आप जो है कि 5 से 10 मिनट का एक्सरसाइज करते रहिए। तो इससे आपकी आधे घंटे की एक्सरसाइज नॉर्मल होना चाहिए, उससे आपका हेल्थ जो कि अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 57% इंडियन वुमेन्स हैं जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, बैठ के खाती हैं। और उसके बाद मेन जो कि 42 बाद में डाल लेंगे अंदर, तो फिर जिम में जाएंगे उसको भाई कम करने के लिए। तो क्या ज़रूरत ही है, पहले ही कम खाओ ना यार। तो अब आके आते हैं, इसको कोई अदरवाइज में नहीं लेगा। सिक्योरिटी इकोलॉजी, अंडमान निकोबार, जब हम इंडिया का फिजियोलॉजिकल जब डिवीज़न करते हैं तो उसमें हम एक आइलैंड को अलग से क्राइटेरिया में डिस्कस करते हैं। इंडिया के 2 आइलैंड है, एक लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है और एक अंडमान निकोबार है। दोनों जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंडमान निकोबार तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इन द जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो आर्टिकल लिखा, अरुण प्रकाश ने जो आर्टिकल लिखा है, ये एक तरह के फार्मर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रहे हैं। तो ये बताते हैं कि जो आपका अंडमान निकोबार है, केवल आपका आइलैंड ही नहीं है, इसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू तक, इंडिया के इंडियन ओशन में प्रेजेंस के लिए। दूसरी चीज़ है, अगर उसको इम्पोर्टेंट है तो वहाँ की जो इकोलॉजी है, फ्रेजाइल है, उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप ये कहिए कि वहाँ कोई इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दें, उसके बाद हम जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इम्पोर्टेंट करें, तो वो नहीं होगा। क्योंकि जब वहाँ का इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है कि वो एक समय के बाद जो कि सबमर्ज हो जाए, पानी के नीचे इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे। अब इसके बाद आगे आकर के बात करेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट, नॉट अ प्रोपेगेंडा मस्ट ड्राइव डिबेट ऑन द पॉपुलेशन। एक वर्ड यहाँ पे मैं यूज करूँगा, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में अगर आपसे बात करें तो 2024 का जो अभी पीटी हुआ है, उसमें आराम से भी पूछा गया है कि मीनिंग ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं, अभी तो दिख नहीं रहा है हमें, हम यहाँ पे लिख देते टोटल टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक वुमेन होती है, ठीक है, एक वुमेन होती है, वो अपने लाइफ साइकिल में कितने बच्चे पैदा करती है, या फिर कितनी एज है बच्चे, टोटल फर्टिलिटी रेट। जैसे मान लिया वुमेन का अप्रॉक्सीमेटली हम माना जाए 18 से लेकर के 48 एज ऐसी होती है, इसके बीच की लगभग 8 इधर हो जाती है और 3 इधर हो जाती है, 11 है और 20 ही है। आपका 30 से 35 साल की फर्टिलिटी एज होती है वुमेंस की। तो इसी को एक अपने लाइफ साइकिल में वो कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। इस चीज़ को लेकर के सच्चर कमेटी 2007 में इस्टेब्लिश की गई थी, इकोलॉजी सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एमंग द मुस्लिम वुमेन्स को लेकर के। यहाँ पे देख सकते टोटल फर्टिलिटी रेट, यहाँ पर देखिए इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम बात करें 2.0 चिल्ड्रन पर वुमेन के हिसाब से 2021 में देखा जा रहा है। इंडिया के अगर टोटल फर्टिलिटी मतलब एक वुमेन अपने फर्टिलिटी रेट में 2 बच्चे पैदा करती है, ऑन एन एवरेज है, कुछ 4 5 करती हैं, कुछ 1 करती हैं, कुछ 2 करती हैं, कुछ नहीं भी करती। तो इससे आपका ऑन एन एवरेज जो कि आपका 2.0 आता है। और 2.0 आने की वजह से ये भी है कि जो हमारा ग्लोबल और नेशनल एवरेज है उससे भी अच्छा खासा हमने कंट्रोल किया है।
दूसरी में डोडोल। डोडोल अभी इसको जीआई टैग मिला है। ये बिलोंग करता है आपका गोवा से। ठीक है, डोडो आपसे पूछा जाए। फिर राजा मोहन का आर्टिकल थोड़ा अतरंगी टाइप का होता है, तो उसको हमें डिस्कस करें, हम आगे आकर के बात करेंगे। अब इकोनॉमिक में बात करेंगे, ग्रोविंग वाटर शॉर्टेज। देखिए, ग्रोविंग वाटर शॉर्टेज कैन हिट इंडिया क्रेडिट स्ट्रेंथ से जो मूडी। मूडी एक रेटिंग एजेंसी, उसने कहा कि भारत में जो वाटर की कमी दिखाई जा रही, उससे ये हो सकता है कि आने वाले समय में जो क्रेडिट इंडिया में इन्वेस्ट करने वो ना आए। एन एम्बिगुअस कमिटमेंट आर नीडेड टू द ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन को लेकर के ये आरबीआई के गवर्नर ने इन्होंने कहा, वी हैव नेविगेट आवर पार्ट टुवर्ड 4.4% इन्फ्लेशन टारगेट विद अ क्लियर अनएम्बिगुअस फोकस द कमिटमेंट टू द ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन द टारगेट। अब 4% का कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। हमने कहा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के, किसकी बात किया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के हमने बात किया था। इसका दो जनरली टारगेट ये होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, और इसके लिए ये होती है जो ये बात की गई 4% प्लस -2, मतलब मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6% के बीच में होना चाहिए। ये आरबीआई का टारगेट है। इसमें आपका इंटरेस्ट रेट को करती है, और इसको जो चेयर करता है, इसको आरबीआई का जो गवर्नर होता है, गवर्नर ये करता है। इसको इस्टेब्लिशमेंट 2016 में अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत अमेंडमेंट एज ए फाइनेंस बिल के तहत किया गया है। राइट, ये चीज़ें हो गई, तो ये हमने बात किया। अब आगे आके देखते हैं, कोई कोई ऐसा इंपॉर्टेंट अब आर्टिकल नहीं जो कि हम बात करें। देखते हैं, कोई एक्सप्लेन में है कि लूनार मिशन चेंग, यहाँ पे देख सकते हो, चेंग ई 3 इंडिया चाइना का जो कि मून मून लूनार उसका एक मिशन उसने सक्सेसफुल किया है। ये चीज़ हो गई। पोस्ट ऑफ द डिप्टी स्पीकर स्पीकर हम एक अलग तरीके से जो कि बात करेंगे। यहाँ पे कुछ आइलैंड है जिसको कहते हैं शाइपन, एक आइलैंड है। ये आपका स्पेन जो है उसके अंदर में है। ठीक है, ये इंडिया पैसिफिक ओशन में पड़ जाता है, दैट्स ऑल। तो ये हमने बात किया, आगे फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा दोस्तों। आगे फिर हम करंट अफेयर स्टैटिक्स लेकर के आएंगे। हम अलग से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।